दो भोली बहुएं। आपने उन सासों को तो सुना ही होगा जो आपस में बैठ के अपनी अपनी बहुओं की बड़ाई करती रहती हैं कि मेरी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है, मेरी बहू तो ऐसी है वैसी है। चाहे घर में बहुएं उन्हें एक आंख भी ना भाती हो, लेकिन दूसरों के सामने अपनी बहुओं की बड़ाई करने में तो कोई सास पीछे नहीं हटती। लेकिन ये सौभाग्य हमारी जानकी देवी को नसीब नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उनकी दोनों बहुएं कोई काम ही नहीं करती। अब कुछ काम करेंगी तो जानकी उनकी तारीफ करे ना। जानकी को समझ में ही नहीं आता कि इन्हें रास्ते पे कैसे लाया जाए। अरे जानकी, हम भी आ जाए क्या? हमारे आंगन में तो धूप ही नहीं आती। धूप तो तुम दोनों के आंगन में भी बराबर की आती है, लेकिन तुम दोनों को इस घर में पंचायत जो करनी है इसलिए यहाँ आ जाती हो। अरे क्या हुआ जानकी, आए कि नहीं कि दरवाजे से ही चले जाएं? अरे आओ आओ, मैं क्यों मना करने लगी अब तुम दोनों को। आओ बैठो। तेरे आंगन में ना धूप बड़ी अच्छी आती है, सच में। वैसे तेरी बहुएं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, तुम दोनों को तो उन दोनों की पंचायत ही करनी है, कोई काम तो करती नहीं है। अरे कावेरी, तुझे पता है ना कि वो दोनों भोली है बेचारी, कोई काम करती नहीं, बैठी उनके अपने कमरे में। और जानकी ने तो सुबह ही खाना बना लिया था और अपने दोनों बेटों को दे भी दिया। अरे वाह कमला, तुझे तो बड़ी खबर रहती है मेरे घर की। फिर तो ये भी पता होगा कि आज मैंने क्या बनाया था खाने में। हाँ हाँ, पता है ना, दाल अरे वो क्या है ना, तड़के की खुशबू आ रही थी बस इसलिए। अरे मेरी बहू ने तो आज क्या कमाल की सब्जी बनाई थी, पालक पनीर। सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। लो, शुरू हो गया इन दोनों का बहू पुराण। मेरी बहू को आज कुछ वक्त ही नहीं मिला, पूरे घर की सफाई कर रही थी ना। हर हफ्ते पूरा घर धो देती है, बहुत काम करती है बेचारी। अरे तू दिल पर मत ले बात को जानकी, हाँ? तेरी बहुएं बेचारी भोली हैं। बड़ी तो ऐसी थी ही, लेकिन छोटी बहू भी सोने पे सुहागा निकली। दोनों सारा दिन कुछ काम करती है नहीं, बस आती हैं अपने कमरे से, चाय बनाती है और खुद ही पी कर चली जाती हैं। पर अब जानकी कर भी क्या सकती हैं? अब दोनों भोली बहुएं जो मिली है, पर स्वभाव दोनों का अच्छा है, क्यों जानकी, है ना? हाँ, स्वभाव की दोनों बड़ी मीठी है, कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं देती। लेकिन मैं अभी उनसे कहने वाली हूँ कि काम भी सीख जाए। देखो, जल्दी दोनों सीख जाएंगी। अरे हाँ हाँ, सीख ही जाएंगी, हम कहाँ मना कर रहे। और सुन, अगर ना सीखे ना तो हमारी बहुओं से कह देना, सिखा देंगी। क्यों कमला? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम भी चलते हैं। आज मेरी बहू ना छोले भटूरे बनाने वाली है, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तू कहे तो तेरे लिए भी भिजवा दूं जानकी। अब क्या है ना, तेरी बहू है तो बनाने से रही। अरे भोली है ना बेचारी। नहीं नहीं, मैंने खाना बना दिया है, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ, तुम दोनों की बहुएं तुम्हारी सेवा के लिए उतावली हो रही होंगी, जाओ जाओ। हाँ हाँ, हम चलते हैं, चल कमला। भोली है ना दोनों बहुएं। हट, मुझे भी पता है कि ये दोनों मुझे ताने मार रही थी, लेकिन इनका भी क्या कसूर है? कसूर तो उन दोनों काम चोरों का, कोई काम ही नहीं करती, जिस वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। किस तरह से इन दोनों से काम निकलवाऊं समझ में ही नहीं आ रहा। जानकी की जिंदगी की एक समस्या थी कि उसकी दोनों बहुएं पायल और रिया कोई काम नहीं करती थी, दोनों कामचोर थी। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया था। अरे पायल, रिया, कमरे से नीचे पधारने का कष्ट करो तुम दोनों अब, कि फिर पालकी भिजवाऊं दोनों के लिए। अरे आ गए माँ जी, बताइए क्यों बुला रही थी आप? अरे आज इमली काम पे नहीं आने वाली है, इसलिए बर्तन तुम कर दो पायल, और झाड़ू पोछा रिया लगा देगी, ठीक है? क्या काम करना पड़ेगा, वो भी झाड़ू पोछा? माँ जी, कोई और काम वाली ढूंढ दीजिए ना। अरे वो पास वाली सविता से पूछा था मैंने, कह रही थी एक काम के 100 रुपए लूंगी। क्या, एक काम के 100 रुपए? मतलब जितने काम उतने 100? सही है। ऐसे तो अगर मुझे भी कोई एक काम के 100 रुपए दे दे तो मैं भी उनके घर का सारा काम कर लूं। नहीं तो क्या, एक दिन में 5 काम किए और 500 रुपए मिल गए, कौन नहीं करेगा काम? तो चलो फिर काम पर शुरू हो जाओ।
अरे पर माँ जी, यहाँ हमें कौन देने वाला है पैसे? यहाँ तो बस मेहनत लगेगी और कमर भी जाएगी। नहीं तो क्या, अगर हमें भी एक काम के 100 रुपए मिलते तो मैं तो पूरा काम कर देती। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम दोनों को एक काम के 100 रुपए दे रही हूँ तो? माँ जी, आप ना मजाक मत कीजिए अब। आप बस हमसे काम निकलवाना चाहती हैं, इसलिए कह रही हैं। आप कौन सा हमें सच में पैसे देने वाली हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। तुम दोनों जो भी काम करोगी उतने 100 रुपए मैं दूंगी, ठीक है? जितना काम उतने पैसे। तो बोलो, तुम दोनों तैयार हो? और अगर काम करने के बाद आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम कैसे मान लें? अरे ठीक है, रुको तुम दोनों। ये लो बर्तन के 100 रुपये और ये लो झाड़ू पोछे के 100 रुपये। अरे रिया, माँ जी तो सच में पैसे दे रही हैं। मुझे तो लगता है कि हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम रोज काम करेंगे तो रोज ही पैसे मिलेंगे और हम इन पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, क्यों? हाँ, और काम भी क्या करना है? खाना बर्तन पूछा। मैं तो कहती हूँ हाँ कह देते। अगर तुम दोनों को नहीं करना तो लाओ पैसे, मैं किसी और को रख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों तैयार हैं। अब जो कहेंगी हम कर लेंगे। ठीक है, तुम दोनों जितना काम करोगे उतने पैसे मैं दे दूंगी, वो भी रोज के रोज, ठीक है? डन डन। जानकी ने पायल और रिया के साथ ये तय कर लिया था कि वो रोज जितना काम करेंगी उतने उन्हें पैसे मिलेंगे, जिससे पायल और रिया मान गई घर का काम करने के लिए। अरे जानकी, अरे आओ आओ, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आ जाओ, आज तो बहुत अच्छी धूप निकली है। क्या बात है जानकी, आज तो तेरे चेहरे की रौनक ही कुछ और है। हाँ हाँ, अब खुश हो तो दिखेगा ही। मेरी छोड़ो, तुम दोनों बताओ, चाय पियोगी क्या? अरे नहीं नहीं, फिर तू उठेगी बनाएगी चाय। हम तुझे तकलीफ देना नहीं चाहते। मेरे घर में होती तो मेरी बहू ही बना देती, लेकिन पायल बहू जरा 3 कप चाय तो बना देना। अभी लाई माँ जी, साथ में पकौड़े भी ले आती हूँ। हैं? ये तेरी बड़ी बहू किचन में क्या कर रही है? अरे अभी सुना नहीं, तुम दोनों के लिए चाय और पकोड़े बना रही है। क्यों? और वो रही रिया बहू। अरे नहीं नहीं, कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है। अरे पर क्यों भाभी? मैं नहीं आएगी तो घर का काम कौन करेगा फिर? अरे मैं और भाभी है ना, हम दोनों करेंगे, तू कल से मत आना, ठीक है? आप दोनों कमरे से बाहर भी निकल दिए क्या? अरे आज के बाद हम घर का सारा काम खुद करेंगे, समझी? अब जा, मुझे घर की सफाई करनी है। अरे कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। अच्छा चलती मैं। हैं? ये तेरी ही बहू है ना जानकी? अरे हाँ, मेरी ही बहू है, वही भोली भाली। इन्हें क्या हो गया? काम वाली को भी घर से निकाल रही है। ये ठीक था ना दोनों? आंटी जी, ये लीजिए, चाय पकौड़े और मठिया भी हैं। इतना सब? ये सब तुमने बनाया पायल बहू? हाँ आंटी जी, आप खा के बताइए आपको कैसा लगा? लगा तो इनको बहुत जोर का, पायल बहू। क्या? अरे मेरा मतलब है, तुम दोनों को जोरों की भूख लगी होगी ना धूप सेकते हुए, और अभी तक तुम दोनों की बहुओं ने कुछ बनाया भी नहीं होगा। खा लो, मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लगता है आज कोई खास दिन है, इसलिए दोनों काम कर रही हैं। नहीं आंटी जी, हम तो रोज ही घर का काम करते हैं, इसीलिए तो मैंने इमली को भी निकाल दिया। अरे क्या करे, अब भोली है ना बहुत मेरी बहू है, कहती हैं अब से सारा काम वही करेंगी, कोई भी काम ना मुझे करने देंगी और ना काम वाले को। बताओ, ये तो चमत्कार ही हो गया सच में। हाँ हाँ, तुम लोगों को अगर कुछ सिखाना हो अपनी बहुओं को तो कहना, हाँ ठीक है? वो क्या है ना, ऐसी भोली बहुएं सबके पास नहीं होती। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं। अरे बैठो ना, क्या हुआ, जल गई क्या? क्यों? अरे मेरा मतलब है, धूप बड़ी तेज है ना, तो जल रही हो क्या धूप से? क्यों, तुम दोनों को क्या लगा? नहीं नहीं, घर पे काम भी तो होगा, हम चलते हैं। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो काम भी होगा, मेरा क्या है, मैं तो सारा दिन फ्री रहती हूँ। अच्छा हम चलते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया सच में इन दोनों के मुंह देखकर। पायल रिया दोनों यहाँ आना। हाँ माँ जी कहिए।
आज तो तुमने सच में कमाल कर दिया। ये लो मेरी तरफ से 200 रुपये। तुम दोनों को जो चाहिए वो ले आना, ठीक है? अरे वाह, बोनस! क्या बात है माँ जी। रिया, आज तो चाट भंडार जाकर चाट खा कर आते हैं। अरे तुम दोनों को जो खाना है खा कर आओ। कमला और कावेरी का मुंह देखकर जानकी को आज सुकून मिल गया था। और वहां पायल और रिया ये सोच के खुश थी कि वो अपनी सास के पैसों से ऐश कर रही है। सच में रिया, हमारी तो जिंदगी बन गई। रोज माँ जी से इतने पैसे मिलते, मेरा तो बैंक बैलेंस भी बन गया है। अरे भाभी, सच कहा आपने। मैं तो सोच रही हूँ कि अगले महीने कुछ पैसे जमा करके सोना ही ले लेती हूँ। माँ जी भी कैसी अजीब है, रोज हमें इतने पैसे दे देती हैं, वो भी खुद के घर का काम करने के लिए। चलो, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, हमें तो फायदा ही है। हमारे घर का काम भी हो जाता है और हमें सास के पैसे भी मिल जाते हैं। और तो और कभी कभी बोनस भी दे देती है। मुझे ना माँ जी पे तरस आता है कि वो अपनी जमा पूंजी हमें देती जा रही है और फिर भी खुश है। चलो अच्छा है ना, वो भी खुश है, हम भी खुश है, और हमारे पति भी, उनके भी तो पैसे बच रहे हैं ना। जहाँ एक तरफ पायल और रिया ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो अपनी सास के पैसे पे ऐश कर रही है, वहीं जानकी भी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। इन सारे खेल की मास्टरमाइंड वो खुद थी। वाह माँ, मान गए तुम्हें, सच में हमारी बेवियां यूं रास्ते पर आ जाएंगी, हमने सोचा नहीं था। उन्हें लग रहा है कि माँ उन्हें पैसे दे रही है, जबकि पैसे तो हमारे ही हैं। और तुम लोग ये तो सोचो, जो पैसे हम पहले इमली को दे रहे थे, कपड़े धोने वाली को दे रहे थे, वही पैसे अब हम बहुओं को दे रहे हैं। और तो और वो उन पैसों को बचाकर सोना भी खरीद रही है अपने लिए। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो हमारा ही है ना। पर एक बात तो है माँ। क्या? कि तुम्हारी बहुएं सच में बहुत भोली है। तुम्हारी बहुएं सच में बहुत भोली है माँ। हाय रे मेरी भोली बहुएं। आलू सब्जी पूरी। आनंद शर्मा के दो बेटे थे। बड़े बेटे कृष्णा की पत्नी का नाम था आनंदी और छोटे कुंज की पत्नी का नाम था नीति। वैसे तो शर्मा जी की दोनों ही बहुएं पढ़ी लिखी, सुरक्षित और सभ्य थी, लेकिन बड़ी बहू की एक आदत थी जिससे पूरा परिवार परेशान था। बड़ी बहू आनंदी बाकी सारे काम तो खुशी खुशी कर लेती थी, लेकिन सब्जी बनाने से न जाने उसे क्या चिढ़ थी। जब भी किचन में सब्जी बनाने की बारी आती, या तो वो सब्जी का काम देवरानी पर टालकर दाएं बाएं हो जाती, या फिर अगर बनाती भी तो बेमन से बेस्वाद सब्जी ही बनाती, जिसे खाकर सबकी भूख ही खत्म हो जाती। एक दिन, नीति, मम्मी जी से पूछ लो ना आज लंच में क्या बनेगा, और जैसा मम्मी जी कहे वही बनाकर तुम रेडी करके दो। तब तक मैं गुड्डू का स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ। रोटी और चावल मैं आकर बना दूंगी, और ऐसा करना तुम बर्तन भी छोड़ देना, वो भी मैं ही देख लूंगी। नई आई देवरानी को काम समझाने के बाद आनंदी अपने कमरे में जाती है। चलो, जब से ये नीति आई है, कम से कम इस सब्जी बनाने के झंझट से तो मुझे मुक्ति मिल गई है। अब ये माँ जी से पूछकर दिमाग खपाती रहेगी कि क्या बनेगा और क्या नहीं, और मैं आराम से जाकर रोटियां सेक दूंगी। मम्मी जी, लंच का टाइम हो रहा है। भाभी ने कहा है कि मैं आपसे पूछ लूं कि लंच में क्या बनेगा। आनंदी की चालाकी मैं खूब समझती हूँ। जानबूझकर सब्जी का काम तेरे ऊपर छोड़ कर गई है। सब्जी बनाने में पता नहीं उसे क्या आफत आती है। वैसे एक बात कहूँ बेटा, जब से तू शादी करके आई है ना, हमारे तो भाग खुल गए, वरना रोज इस आनंदी के हाथ की बेस्वाद सब्जी खानी पड़ती थी। जब से तू आई है, इतनी स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाकर खिलाती है कि खाकर मन ही खुश हो जाता है। अब तू ना रोज रोज पूछा मत कर, बिना पूछे आलू की सब्जी बना दिया कर लंच में, सब खुश होकर खा लेते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप सत्संग में जा रही थी ना, आप हो आइए आराम से, मैं खाना बना दूंगी। सासू माँ को सत्संग में भेजने के बाद नीति रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे नीति, सब्जी बन गई क्या? क्या बनाया तुमने? और क्या बनेगा भाभी, सासू माँ ने फिर से वही आलू पूरी बनाने के लिए कहा है। आलू की सब्जी मैंने बना दी है, अब आप फटाफट पूरी और पुलाव बना दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, तुम जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। भाभी, मुझे छोले, पनीर, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल इतनी सारी डिशेस बनानी आती है, लेकिन पता नहीं माँ जी या बाकी के घर वाले रोज रोज मुझे बस आलू की सब्जी बनाने के लिए ही क्यों कहते हैं। लगता है मेरे हाथ की आलू की सब्जी सबको बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई है। अब तुम बनाती ही इतनी बढ़िया हो, मेरा तो देख के मुंह में पानी आ जाता है, और उसके साथ पूरी तो इतनी स्वादिष्ट लगती है कि क्या बताऊं।
आनंदी के रसोई में आने के बाद देवरानी नीति जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है और आनंदी आटा गूंथ कर गर्मा गर्म पूरियां उतारने लगती है। कुछ ही देर में पूरियां बनकर तैयार हो जाती है। नीति, आ जाओ, पूरियां बनकर तैयार हो गई है, सबका खाना लगा देते हैं। नीति और आनंदी मिलकर पूरे परिवार का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगते हैं। तभी कुंज और कृष्णा भी दुकान से खाना खाने के लिए घर आते हैं। अरे मम्मी, क्या बनवाया है आज लंच में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी तो खुशबू से ही भूख बढ़ गई। मैंने तो मम्मी को फोन करके बोला था कि नीति से कहकर आलू की सब्जी बनवाना, कभी ये लोग अपने मन से कुछ और बना कर रख दे। खुशबू से तो लग रहा है कि आलू की सब्जी बनी है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही पहचाना, आलू की सब्जी ही बनी है। अरे आज आलू की सब्जी कहीं आनंदी ने तो नहीं बना दी ना? अगर उसने बनाई होगी तो समझ लो अभी तक जो जुबान पर स्वाद चढ़ा हुआ है ना, वो पक्का आज उतर जाएगा। अरे भैया घबराइए नहीं, भाभी ने सब्जी नहीं बनाई है, मैंने ही बनाई है, अपने हाथों वाली स्पेशल आलू की सब्जी। और भाभी ने बनाई है गर्मा गर्म पूरियां और मटर पुलाव। अच्छा, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और सारा टेस्ट बेकार हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लाओ जल्दी जल्दी खाना सर्व कर दो, मुझे वापस दुकान भी जाना है। नीति सबके प्लेट में खाना सर्व कर देती है। खाना खाने के बाद, अरे छोटी बहू, हमें भी बता दो अपनी सीक्रेट रेसिपी। अरे भैया, ऐसा क्या डालती हो तुम सब्जी में कि हम लोग बस उंगली चाटते रह जाते हैं? कल भी तुमने कमाल की आलू की सब्जी बनाई थी और आज भी बिल्कुल वही स्वाद, वही रंग और वही लाजवाब खुशबू। अरे पापा जी, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, मैं तो जो भी बनाती हूँ ना सब लाजवाब ही बनाती हूँ। सबको नीति के हाथ का खाना पसंद आ रहा है। भगवान करे ये ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिलाती रहे और मेरी जान छूटी रहे। मैं तो इतने सालों से सुबह शाम क्या बनेगा पूछते पूछते परेशान हो गई थी। खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। रात के समय, आनंदी बहू, दोपहर में बहुत हैवी खाना हो गया था, सब्जी पूरी पुलाव सबने बहुत ज्यादा ही खा लिया। तुम ऐसा करो, रात में ना दाल चावल बना दो, हल्का खाना हो जाएगा तो सबका डाइजेशन भी ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। आनंदी दाल चावल बनाती है और डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे थे कि तभी नीति के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मम्मी जी, आप इतनी रात को क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ नहीं। वो जरा मैं ये कह रही थी कि दाल चावल तो बेटा 2 घंटे में हजम हो गए और मुझे ना बड़ी तेज की भूख लग रही है, तो ऐसा करना थोड़ी सी पूरी सब्जी बना दे। अच्छा, आप चलिए, अभी थोड़ी देर में आपको पूरी सब्जी मिल जाएगी। नीति अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल उठाती है और मोबाइल से ऊपर के फ्लोर पर सो रही जिठानी आनंदी को फोन करती है। भाभी, मम्मी जी को फिर से भूख लग गई है और वो खाना बनाने के लिए कह रही है। अरे नीति, ये क्या तमाशा है? अब रात को 12 बजे कौन खाना बनाएगा? आप चिंता मत करिए भाभी, मैंने जुगाड़ कर दिया है, आप बस थोड़ी सी पूरी तल दीजिए, सब्जी का मैं देख लूंगी। नीति की बात सुनकर जिठानी नीचे आकर रसोई में पूरियां बनाती है और वापस अपने कमरे में जाकर नीति को फोन लगाती है। नीति, मैंने पूरियां बनाकर किचन में रख दी है, अब तुम जाकर अपनी सब्जी का देख लो, मैं सोने जा रही हूँ, पहले ही बहुत लेट हो गया है। सुबह मुझे गुड्डू के चक्कर में जल्दी भी उठना पड़ता है। हाँ हाँ भाभी, आप सो जाइए, मैं देख लूंगी। नीति रसोई में जाकर दोपहर की फ्रिज में बची हुई आलू की सब्जी निकालती है और अच्छी तरह गर्म करने के बाद पूरियों के साथ सासू माँ के कमरे में ले जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरियां, पेट भर कर खाइए। अरे वाह, इतनी जल्दी तो बना कर ले आई, भगवान तुझे खूब खुश रखे, जा जाकर तू भी आराम कर ले। नीति आराम से जाकर अपने कमरे में चादर तानकर सो जाती है। अगले 1-2 दिन तक यही क्रम बार बार चलता रहता है। दोपहर के समय वो लंच के लिए पूछती तो सब लोग आलू की सब्जी बनाने के लिए कहते। नीति आलू की सब्जी बनाकर रख देती और जेठानी आनंदी जाकर गर्मा गर्म पूरियां बना देती। कुल मिलाकर घर में सब बहुत खुश थे। आनंदी को सब्जी नहीं बनानी पड़ रही थी और बाकी घर वालों को बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिल रहा था। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जेठानी आनंदी का माथा ठनक गया। अरे ये नीति तो रसोई में खाना बनाने गई थी ना, ये टिफिन लेकर कहाँ जा रही है? ये टिफिन का क्या चक्कर है भाई? मुझे तो इसने कहा कि भाभी आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, मैं सब्जी बना देती हूँ, और खुद टिफिन लेकर घर से बाहर जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब्जी अपने मायके जाकर अपनी मम्मी से बनवा कर लाती है और यहाँ आकर वाह वाही लूट लेती है?
अगर ऐसी बात है ना तो आज मैं भी पता लगा के रहूंगी कि इस टिफिन का राज क्या है। जिठानी आनंदी भी दबे पांव नीति के पीछे पीछे हो लेती है। सर पर पल्लू रखकर चलते हुए नीति एक लंगर के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने साथ लाए हुए टिफिन में सब्जी भरवा लेती है। सब्जी का टिफिन अपने पल्लू में छिपाकर वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। हे भगवान, इसका मतलब इतने दिनों से ये रोज हमें भंडारे से ले जाकर सब्जी खिला रही थी और झूठी तारीफें बटोर रही है, और मैं बेवकूफों की तरह दिन रात पूरी बना बना कर पागल हुई जा रही हूँ। अरे मेरे जैसा बेवकूफ कौन होगा जो पूरियां बेल बेल कर भी खुशी से झूमे जा रही हूँ। अब मैं बताती हूँ इसको, इसकी अकल ठिकाने ना लगवा दी तो मैं भी जेठानी नहीं। घर आकर, अरे नीति, सब्जी बन गई क्या? हाँ भाभी, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, थोड़ी देर अपने रूम में आराम कर लो। कितनी मेहनत से तुम सब्जी बनाती हो, थक जाती होगी ना। जाओ, रसोई का काम मैं देख लूंगी। नीति के जाने के बाद आनंदी सास प्रमिला को सारी सच्चाई बताती है। देख लिया माँ जी आपने, आपकी लाडली बहू ने क्या किया। वो सब्जी जो आप उंगली चाट चाट कर खा रहे थे वो आपकी बहू ने बनाई नहीं थी, वो तो रोज लंगर से सब्जियां लाकर खिलाती है। हे भगवान, बड़ी शातिर निकली है तो। काम चोरी में तुझसे भी 4 हाथ आगे। इतने दिन से हमें लंगर से लाकर सब्जी खिला रही है और हमें पता भी नहीं चला। अब इसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इससे मैं बताती हूँ। अगले दिन, मम्मी जी आलू की ही सब्जी बनानी है ना? अरे बहू, तो ऐसा कर, आज पनीर बटर मसाला और छोले चावल बना ले। अब ना मन भर गया आलू पूरी से। भाभी, वो क्या है ना, मैं जरा बटर मसाला और छोले की रेसिपी भूल गई हूँ, आप थोड़ा हेल्प कर दोगी? ऐसा है नीति, रेसिपी तो तुम्हें आलू की सब्जी की भी नहीं आती, क्योंकि वो तो तुम्हें लंगर में मिल जाती थी ना। हाँ भाभी, वो मैं तुम करने का समय चला है क्या? अब तुम्हारी सजा यही है कि जो भी सासू माँ कहे तुम्हें अकेले ही सब बनाना है। और हाँ, अब से रोटी भी तुम ही बनाने वाली हो, क्योंकि इतने दिन आराम जो किया है। ठीक है ना मेरी प्यारी देवरानी? जेठानी की बात सुनकर नीति समझ जाती है कि उसका भांडा फूट गया है, इसलिए बेचारी बिना चूं चा किए अकेले ही रसोई में भिड़ जाती है, क्योंकि गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। सही कहा ना? ननद नहीं, बहन है। साकेत अंजलि के साथ घर आता है। मिनल साकेत को देखकर खिलखिला उठती है और कहती है, भैया तो ये पढ़ाई हो रही थी कॉलेज में? वैसे भाभी मुझे पसंद आई। छुटकी तू भी ना। तभी सुलोचना आरती का थाल लेकर वहां आती है और अंजलि का गृह प्रवेश करके उसे घर के अंदर बुलाती है। बहू, आलते के पैरों से अंदर आओ और मेरे घर की रौनक बढ़ा दो। अंजलि और साकेत सुलोचना का आशीर्वाद लेते हैं। सुलोचना कहती है, बेटा बहू तो हीरा है हीरा, लेकिन तुझे ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा एक ही तो बेटा है, मैं चाहती थी कि तेरी शादी बड़े ही धूमधाम से हो। माँ मुझे माफ़ कर दे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि हमें शादी करनी पड़ी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम एक बड़ी सी पार्टी करेंगे और अपनी बहू के आने पर ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। साकेत सुलोचना के गले लग जाता है। थैंक यू माँ, माँ तुम बहुत अच्छी हो। भैया मुझे सबसे सुंदर दिखना है, मुझे पैसे दो। ले, तू ही पहले कपड़े ले ले, अब तक खुश है ना तू? बहुत खुश हूँ मैं। मीनल अंजलि को कमरे में लेकर जाती है और ननद भाभी के बीच में बहुत सारी बातें होती है। मीनल अंजलि से कहती है, भाभी आप मेरे भैया को हमसे दूर तो नहीं करोगी ना? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम्हारे भैया पहले की तरह ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुम दोनों भाई बहन के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अंजलि को ससुराल में भी अपने मायके जैसा माहौल मिलता है। अगले दिन रिसेप्शन बहुत अच्छा होता है और अंजलि के मायके वाले भी वहाँ आते हैं। एक ही दिन में अंजलि और मिनल की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। मिनल को देखकर अंकुश की नज़रें उस पर टिक जाती है और वो मिनल के पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आप ही दीदी की ननद मिनल हो ना? हाँ हाँ मैं ही मिनल हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? बस पता चल गया। ऐसे कैसे, बताइए ना, मुझे जानना है। वो दीदी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। एक ही दिन में मेरी दीदी मुझसे ज़्यादा आपको मानने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कुछ खाया? अपना ही घर है, शर्माना मना है। चलिए साथ में खाते। मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। मीनल और अंकुश साथ में खाते पीते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं।
पूरी पार्टी में अंकुश मिनल के साथ ही रहता है और तो और दोनों डीजे में डांस भी करने लगते हैं। सुलोचना मिनल से कहती है, मिनल ध्यान रखना बेटा, सबने खाया या नहीं। और हाँ, स्टेज पर तेरी भाभी है, उसे कुछ चाहिए होगा तो उस पर नजर रखना। माँ तुम निश्चिंत रहो, मैं सब देख लूंगी, मिनल अंकुश से कहती है। अंकुश तुम पार्टी में लोगों का ध्यान रखो, मैं भाभी के पास जाकर आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। स्टेज पर जाकर मिनल अंजलि से कहती है, भाभी अब आप भी खाना खा लो, खड़े खड़े आप भी थक गई होंगी, मैं आपके और भैया के लिए चेयर लगवा देती हूँ। थैंक यू ननद जी, तुम जैसी ननद किस्मत से मिलती है। अंजलि और साकेत खाना खाते हैं। इधर अंजलि के ससुराल वाले और मायके वाले आपस में अच्छा मेलजोल बना लेते हैं। इसी तरह दिन बीतते लगते हैं। अंकुश और मिनल में अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिनल धीरे धीरे अंकुश के प्यार में पड़ने लगती है और उधर अंकुश और उसकी माँ इंदु एक साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाने लगते हैं। इंदु अंकुश से कहती है, बेटा दोस्ती कब तक चलेगी, अब तो दोस्ती को प्यार में बदल, तब जाकर हमारे सपने पूरे होंगे। माँ अब ये सब में वक्त तो लगता ही है, मीनल मेरे प्यार में पड़ने लगी है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तेरी बहन का ससुराल बहुत पैसे वाला है, ऐसा ना हो कि मीनल की शादी किसी और से कर दे और तू बस मुंह देखता रह जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा माँ, अपने सामने से मैं पैसों की तिजोरी किसी और को जाने दूंगा क्या? कुछ दिन की बात है और फिर मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। एक रोज़ मिनल अंकुश के साथ मूवी जाने वाली होती है। कुछ अच्छा सा पहनना है मुझे, मेरे पास तो कुछ भी नया नहीं है, भाभी के पास जाकर देख लेती हूँ। मिनल बेधड़क अंजलि की अलमीरा खोलती है और उसमें से एक न्यू टॉप निकालकर खुद पर लगाकर देखने लगती है। ये बहुत सेक्सी लग रहा है। इतने में ही अंजलि भी वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, इसमें तो तुम बहुत सेक्सी दिख रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाभी, मूवी जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ या किसी स्पेशल वन के साथ? क्या भाभी आप बिना मेरे बिना बताए आप सब कुछ कैसे समझ जाती हैं? ये सब छोड़ और तू ये पहन, अच्छी भी दिखेगी। जा आप जल्दी से तैयार हो जा, वरना लेट हो जाएगा, रात को मैं तुझसे बात करती हूँ। मिनल तैयार होकर अंकुश के साथ मूवी चली जाती है। मूवी देखने के बाद अंकुश मिनल की आंखों में पट्टी बांध देता है और उसे सरप्राइज देने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। मिनल अब अपनी आंखें खोलो। मिनल अपनी आंखें खोलती है। अंकुश अपने घुटने पर हाथों में अंगूठी लिए बैठा रहता है। पूरा रेस्टोरेंट खाली था और सजा हुआ भी। मिनल कुछ कहती उससे पहले ही अंकुश अंगूठी आगे करते हुए मिनल को प्रपोज करता है। आई लव यू मिनल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। इतना सब कुछ तुमने मेरे लिए किया, ना बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आई लव यू टू। अंकुश मिनल को अंगूठी पहना देता है और कहता है, तुम अपने घर में बात कर लो, क्या पता तुम्हारे घर में कोई इस रिश्ते को मंजूरी देगा भी या नहीं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे घर वाले मेरे एक बार बोलते ही मान जाएंगे। अंकुश और मिनल खा पी कर अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर मिनल घर जाकर सुलोचना और अंजलि को सब कुछ बता देती है। तब सुलोचना कहती है, अरे वाह, इतने करीब में ही रिश्ता मिल गया, और वो भी जान पहचान में। अच्छा ननद जी, तभी मैं सोचूं अंकुश का फ़ोन आजकल इतना बिजी क्यों रहता है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों एक और रिश्ते में बनने वाले हैं। अभी मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कुछ दिन बाद तुम मेरी भाभी बन जाओगी। सुलोचना घर पर सबको ये बात बताती है। कल ही मैं अंजलि के माँ पिताजी से बात करती हूँ। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली बहन, मेरे साले को ही मेरा जीजा बना दिया। अब अपने में ही रिश्ता मिल गया है, चलो अच्छा ही हुआ। उधर अंकुश बड़ा खुश होता है और इंदु से कहता है, माँ तीर निकल चुका है, कभी भी निशाने पर लग जाएगा, मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन सुलोचना अंकुश के घर वालों को फ़ोन करके शादी की बात करती है। बहन जी, अब ये घर पर ही रिश्ता मिल गया है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। आप पंडित से शादी की तारीख निकलवा लीजिए, हम कल आपके घर आकर मिनल का रोका करके सब फाइनल कर लेंगे। हाँ हाँ, आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आपकी बेटी की माँ के रूप में आई है, लेकिन अब बेटे की माँ के रूप में भी आओगी आप। मैं जो भी रूप में आऊँ, हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। इधर अंजलि सुलोचना से कहती है,
मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। कल मैं उन लोगों के साथ आ जाऊंगी। हाँ भाभी, जाओ जाओ। इन लम्हों के तो मज़े ही अलग है। आखिर अंकुश आपका इकलौता भाई है। अंजलि अपने मायके जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसे अंकुश और इंदु के बात करने की आवाज़ आती है और अंजलि गेट पर ही खड़ी हो जाती है। अब तो अपने बेटे को मान गई हो ना माँ, तीर सीधा निशाने पर लगा है। अब मैं दहेज में मोटी रकम मांगूंगी और मीनल के प्यार में मजबूर उसके घर वाले दहेज देने के लिए राजी हो जाएंगे। बेटा तू ना नैना से बात करना छोड़ दे। कहीं मीनल को नैना के बारे में पता चल गया तो वो तुझे ना छोड़ दे, फिर हमारे सपनों का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा माँ, मीनल से शादी करके मुझे मोटी रकम तो मिली जाएगी, लेकिन अगर उसके पापा की प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा नहीं मिला तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और नैना से शादी कर लूँगा। दोनों को एक दूसरे के बारे में कभी पता नहीं चलेगा माँ। तेरा बेटा खलनायक है, खलनायक। तब तो ठीक है, चल कल की तैयारी करनी है, लेकिन ध्यान रखना ये बातें अंजलि को पता ना चले, वरना तुझे तो पता ही है कि तेरी बहन उसूलों की कितनी पक्की है। ये सब सुनकर अंजलि के पैरों से ज़मीन घिसक जाती है। वो वापस अपने ससुराल लौट आती है। अंजलि को देखकर मीनल कहती है, भाभी आप अपने मायके नहीं गई? नहीं नन्ना जी, रास्ते में मुझे लगा कि मेरा यहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बहन जैसी ननद की ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है। आप बहुत अच्छी हो भाभी। अगले दिन अंकुश अपने परिवार के साथ मीनल के घर आता है। सुलोचना पंडित जी को पहले से ही बुलाकर रखती है। पंडित जी, बच्चों की शादी की तारीख निकाल दीजिए। समधन जी, इतनी जल्दी क्या है, पहले तिलक की ही बात कर लेते हैं। देखिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है ना ये रिश्तेदार कैसी कैसी बातें करते हैं तिलक ना मिलने पर। मुझे तो बोलने में भी खराब लग रहा है कि मीनल बिटिया के मायके वालों से मैं तिलक लूं। कोई बात नहीं बहन जी, हमारी तो एक ही बेटी है, हम तो उसे सब देंगे ही। इतने में ही अंजलि नैना को वहां लाकर खड़ा कर देती है। नैना, ये है तुम्हारा गुनहगार। नैना अंकुश को एक थप्पड़ मारती है। मीनल आकर नैना पर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकुश पर हाथ उठाने की? नैना सब कुछ सबके सामने बता देती है और अंजलि अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ पापा आप लोग यहाँ से चले जाइए। मुझे पता है आप लोग ये सब दहेज के लिए कर रहे हैं। मीनल मेरी ननद नहीं बहन है और उसकी ज़िंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। अंजलि के माता पिता और अंकुश वहाँ से चले जाते हैं और मीनल रोती हुई अंजलि के गले लगकर कहती है, थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया। तुमने वो किया है बहू जो एक बहन करती है। तुम मीनल की भाभी नहीं, उसकी बहन हो। मीनल के लिए लड़का अब तुम्हें पसंद करोगी। अंजलि अपने मायके वालों से सारे रिश्ते तोड़ देती है और मीनल के लिए अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवाती है।